गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज आप रेडी हो आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए, पूरी की पूरी सेशंस के लिए? वाओ, Yes, sir. we have got our four Yes, students sir. ready and we have got two viewers on Yes, sir. YouTube as well. चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपके फ्रेंड से आपकी बात हो गई होगी, आपने बता दिया होगा कि अब हम किस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। अक्षय ठाकुर इज ऑन यूट्यूब, ओके, एंड देयर आर थ्री पीपल ऑन दिस, एंड देयर अक्षय ठाकुर इज ऑन यूट्यूब। फाइन फाइन फाइन, चलो जिसको YouTube पे आना है वो YouTube पे आ सकते हैं, जिसको यहाँ पर आना है वो यहाँ पर आ सकते हैं। हर जगह एब्सोल्युटली वैलिड है, हर जगह सेम कंटेंट है, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो चलिए लेट्स बिगिन ओवर विद आयनिक इक्विलिब्रियम। ग्रेट, अक्षय ठाकुर यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। YouTube पे मेरे पास वन स्टूडेंट एंड दैट्स मी। चलिए, नो टाइम पास, स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्किंग। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये टू वे कम्युनिकेशन है, तो अब आप ऑब्वियसली सब कुछ सवाल पूछ सकते हो, बिल्कुल क्लियरली पूछ सकते हो, बिना किसी टेंशन के। मैं यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि YouTube पे ये रिकॉर्ड हो रहा है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अनन्या सरकार, वेलकम। अनन्या, मेरे पास आपका वो ईमेल एड्रेस मैंने आपका नहीं डाला था, या फिर आप दूसरे ईमेल एड्रेस से आए हैं, अदरवाइज सबको अब लाइक डायरेक्ट लिंक मिल रहा है। चलिए, व्हेन वी टॉक अबाउट आयनिक इक्विलिब्रियम, कुछ फटाफट रिवीजन कर लेते हैं स्टार्टिंग का, ठीक है। एंड दैट स्टार्टिंग रिवीजन इज दैट आयनिक इक्विलिब्रियम इज जस्ट अनदर सेट ऑफ पार्ट इन द एग्जाम्पल्स विद इन द सेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम का ही एक पार्ट है, कोई अलग सी चीज नहीं है। अच्छा, अब नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल रहा है, टेलीग्राम चैनल भी मिल रहा है, वेबसाइट भी मिल रही है amcev.in। इस वेबसाइट पे ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे सारे क्वेश्चंस हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम के भी बहुत सारे क्वेश्चंस अब अपलोड होने वाले हैं। हाँ, राधिका मित्तल वाईटी पे आ गई हैं, वेलकम वेलकम। अक्षय ठाकुर एंड राधिका मित्तल हैपन टू बी ऑन वाईटी एंड रेस्ट ऑफ दस आर ऑन दिस गूगल मीट, जहां पे भी आपको कंफर्टेबल लगता है वहां पे। अब एक बात का ध्यान रखना, जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू टॉक अबाउट दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो इक्विलिब्रियम सिस्टम्स इन विच द रिएक्टेंट प्रोडक्ट और बोथ, इट्स नॉट अ नेसेसिटी कि हमारे पास रिएक्टेंट आयंस होना चाहिए या प्रोडक्ट आयंस होने चाहिए। यहां पर हमारे पास रिएक्टेंट हो सकता है और प्रोडक्ट हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं, आयंस, then it will be termed as ionic equilibrium. अब एक बात का ध्यान रखना, when we talk about the free ions gaseous state में एग्जिस्ट नहीं करते, फ्री आयंस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं, सॉलिड स्टेट में आयंस एग्जिस्ट करते हैं, बट फ्री आयंस एग्जिस्ट नहीं करते। एंड दैट इज व्हाई वी से दैट, हाँ कोई दिक्कत नहीं अक्षय ठाकुर, आप अगर नेटवर्क इश्यू चल रहा है आप आईटी से क्लास लगा लो, एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम। यहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मेरे को कोई व्यूज की चिंता नहीं है, मेरे को कोई लाइक्स की चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है बेटा, ओके। जिसने पढ़ना है आराम से पढ़ना है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है, पढ़ो, ठीक है। एंड देयर इज नो कोड, आई एम नॉट आस्किंग टू यू टू बाय एनी कोड, आई एम नॉट आस्किंग यू टू बाय एनी कोर्स, नथिंग, एब्सोल्यूट फ्री। बट एक बात, वही बात है, योर डेडिकेशन वो रिक्वायर्ड है, ठीक है, ओके। तो फ्री आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट इन द गैसियस और इवन सॉलिड स्टेट, इसलिए आयनिक इक्विलिब्रियम बिकम्स इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशंस, क्लियर। तो किसी किसी किताब में आपको ये आयनिक इक्विलिब्रियम की जगह इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशंस के नाम से मिल जाएगा, ओके। इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन इज एक्चुअली अ बिट बिगर, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ ऐसे भी सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम आ जाते हैं जो सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए हम इक्विलिब्रियम ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस की एस्टर हाइड्रोलिसिस की बात करें, वहां पे भी एक इक्विलिब्रियम बन जाता है, दैट आल्सो इज इन सॉल्यूशन, पर वो आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं है, ओके। अब हम बात करते हैं थोड़े से वर्ड की, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। Now, electrolyte is a substance which dissociates into ions and conducts electricity in molten state or in solution. तो ये इलेक्ट्रोलाइट की एक्चुअल डेफिनेशन है। थोड़ा साउंड इंक्रीज कर दीजिए, साउंड ऑलरेडी इंक्रीज, अपनी तरफ से इंक्रीज करो, मेरी तरफ से मैक्सिमम है। हाउ डू आई इंक्रीज द साउंड? मैं नहीं कर सकता साउंड इंक्रीज, अपनी तरफ से इंक्रीज करो, ठीक है। हमारे पास राधिका मित्तल है, अक्षय ठाकुर हैं, और कौन है एक्स्ट्रा? 3 लोग हैं इस समय, चलो। बट हम यहां पर जब इक्विलिब्रियम की बात करें, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम इन एक्वस मीडियम, एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द
डिफरेंट डेफिनेशन, और डिफरेंट डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रोलाइट फॉर आयनिक इक्विलिब्रियम इज अ सब्सटेंस विच डिसोशिएट इनटू आयंस एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन dissolved in water. So that is what we have as electrolyte for ionic equilibrium. अब एक वर्ड है डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन। अक्सर हम डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, एंड वी डोंट इवन से, हम इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल देते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोल देते हैं, डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल देते हैं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बोल देते हैं, और सोचते भी नहीं है कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन एक्चुअली सेम वर्ड नहीं है, दे आर डिफरेंट। डिसोसिएशन का मतलब है कि वी आर ब्रेकिंग अपार्ट द सब्सटेंस, जस्ट ब्रेकिंग इट, दैट इज डिसोसिएशन। और ब्रेकिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन्वॉल्व नहीं होता। तो dissociation of the ions into ions would mean that the substance already had ions in it. जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करूं, तो सोडियम क्लोराइड के अंदर सॉलिड स्टेट में आयंस हैं, and then they separate out into the solution, and when they separate out into the solution they give the ions. तो वो हमारे पास आ जाता है डिसोसिएशन। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, हाइड्रोजन क्लोराइड की, एक बात का ध्यान रखना, हाइड्रोजन क्लोराइड इज एक्चुअली कोवलेंट, ये कोवलेंट है। तो अगर ये कोवलेंट है, देन इन दैट केस जब ये सॉल्यूशन में जाता है तब ये आयोनाइज हो जाता है। हमारे पास हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इट गेट्स आयोनाइज, मींस आयंस आर बीइंग फॉर्म्ड इन द सॉल्यूशन ओनली, एज सच इस सब्सटेंस में आयंस नहीं है। तो ऐसे सिस्टम को आयोनाइजेशन बोलते हैं, कि आयन फॉर्मेशन। डिसोसिएशन इज ब्रेकिंग अपार्ट, आयोनाइजेशन इज आयन फॉर्मेशन। तो इस तरीके से डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन को डिफरेंशिएट किया जा सकता है, बट इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस टू अस। अब बात आती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की। जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस व्हिच कंप्लीटली डिसोशिएट्स इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो दैट इज व्हाट वी हैव अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल्स वही है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड ऑल द सॉल्ट्स। अब ऑल द सॉल्ट्स में कभी कभी स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कि सर सारे के सारे सॉल्ट्स तो पानी में डिसॉल्व ही नहीं होते, तो आप इन सबको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे बोल रहे हो? द सिंपल आंसर टू दैट इज, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल द सॉल्ट्स, दैट मींस सॉल्ट्स डिसॉल्व इन वाटर ओनली व्हेन दे डिसोशिएट, अदरवाइज दे डोंट इवन डिसॉल्व। तो जितना डिसॉल्व हुआ है वो तो डिसोशिएट हो गया ना, एंड दैट इज हाउ ऑल द सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर? तो इसीलिए सारे के सारे सॉल्ट्स को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या है? द एसिड्स व्हिच कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ओके, एंड प्लीज रिमेंबर, यहां पर when we talk about the strong acid, that is only when it is a dilute solution. अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाएं तो भी इनकी डिसोसिएशन कम होती चली जाती है। ग्रेट राधिका, आउट ऑफ 180 ना? अब राधिका एक बात ध्यान रखो बेटा, आकाश का टेस्ट हो या कोई भी टेस्ट हो, वंस यू हैव स्टडीड विद मी, नथिंग इज एक्सेप्टेबल अदर देन 180 ऑन 180, यानी कि 100% मार्क्स से कम मार्क्स एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, वी आर वर्किंग फॉर 180 ऑन 180 नीट एग्जामिनेशन, एंड दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। ठीक है, बट स्टिल 140 इज अ गुड टेक्स्ट, गुड फॉर्म। ठीक है ना? ओके, चलो। तो ये हमारे पास आ गया स्ट्रॉन्ग एसिड, बट बी वेरी क्लियर, द स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर गोइंग टू बिहेव एज स्ट्रॉन्ग एसिड इन dilute solution. Okay. A strong bases, same the definition, which are completely dissociated in water. That is sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, barium hydroxide. They are strong bases. पानी में जितने डिसॉल्व होते हैं उतना सारा का सारा डिसोशिएट हो जाते हैं, और सारे के सारे सॉल्ट्स ऑब्वियसली मैंने बता दिया कि किस तरीके से डिसोशिएट होते हैं। Now we talk about something called the weak electrolytes. Weak electrolyte is a substance which dissociates only partially when dissolved in water. मतलब कि fractional dissolution उसका होता है breaking. ओके, हाँ, हमारे पास इन टोटल 6 स्टूडेंट्स हैं, बाकी कहाँ गए? एनीवे चलो देखते हैं। ठीक, अब वीक एसिड्स की बात करते हैं। वीक एसिड्स डिसोशिएट ओनली पार्शियली। पार्शियली का मतलब क्या हो जाता है?
Most often, it is less than 10%. Dissociation is less than 10%. most ज्यादातर तो लेस देन 5% होता है और इसी वजह से हम डिसोसिएशन को 1 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर देते हैं. तो वी जनरली नेग्लेक्ट द डिसोसिएशन इन कंपैरिजन टू 1. Weak acids that dissociate, which dissociate only partially in water are called termed as weak acid. Acetic acid, formic acid, hydrocyanic acid, HCN. अब एक बात का ध्यान रखना कि हमेशा ऑर्गेनिक एसिड ही वीक एसिड नहीं होते. कुछ इनऑर्गेनिक एसिड्स भी वीक एसिड है, जैसे बोरिक एसिड. बोरिक एसिड इज नॉट कंसिडर्ड अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड बट इट्स इनऑर्गेनिक. ठीक है. और हमारे पास हाइड्राजोइक एसिड, नाइट्रस एसिड. बहुत सारे एसिड हैं जो वीक हैं. ठीक है. किसे कह रहे हो अक्षय ठाकुर? दो ही लोग तो हो आप. राधिका मित्तल है, अक्षय ठाकुर. किसे कह रहे हो शेयर करने के लिए? आप शेयर कर दो. ठीक है. Weak bases, the bases which dissociate only partially in water are termed as weak bases. Example is ammonium hydroxide, amines. Clear? So these are weak bases. And then we have water. Water itself is a weak electrolyte. It's not a good conductor of electricity. अगर आप प्योर वाटर की बात करें, देखो आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो यार, वाटर में तो अच्छा खासा झटका पड़ता है हमें. वाटर में झटका आपको इसलिए पड़ता है बिकॉज वाटर becomes a good electricity conductor when ions are there. अगर ट्रिपल डिस्टिल्ड कंडक्टिविटी वाटर की बात करें तो आपको झटका नहीं लगेगा. ठीक है. नाउ अब एसिड्स और बेसिस की डेफिनेशन की बात करते हैं. अब एसिड और बेसिस की जब डेफिनेशन की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस. एसिड्स क्या है क्लासिकल डेफिनेशन के हिसाब से? दीज आर द सब्सटेंस व्हिच आर सोर इन टेस्ट, release carbon dioxide from carbonates, release hydrogen sulfide from sulfides, react with metals to release hydrogen. वही होता है ना कि जब हम बात करते हैं मेटल्स कौन, ये एसिड्स कौन से हैं? एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज कर देते हैं. ठीक है. हाइड्रोजन सल्फाइड फ्रॉम सल्फाइड टर्न पिंक सॉल्यूशन ऑफ फिनोफ्थलीन कलरलेस. पिंक सॉल्यूशन ऑफ फिनोफ्थलीन कौन सा होता है कि फिनोफ्थलीन में अगर थोड़ा सा बेस डाल दिया जाए तो वो पिंक कलर का हो जाता है. ठीक है. टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन पिंक. So that is what we have as the acids. ठीक है. अब इसी तरीके से बेस का डेफिनेशन आ जाता है. बेस इज सब्सटेंस इज बिटर इन टेस्ट, सोपी टू टच. अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को अपने हाथ पे लगाओगे तो वहां पे फिसलेगा हाथ, सोप जैसा, सोपी टू टच. एंड it releases ammonia from ammonium salts, hydrogen with amphoteric metals such as aluminium and zinc. Aluminium और zinc amphoteric होते हैं, ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं. They turn colorless phenolphthalein solution pink एंड रेड लिटमस ब्लू, मिथाइल ऑरेंज येलो. तो ये हमारे पास एसिड्स और बेसिस की बात आ जाती है. बेसिस की. अब ये जो डेफिनेशन हम क्लासिकल डेफिनेशन की बात करें, दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेबल डेफिनेशन. मतलब कि ये बच्चों को दिखाई जा सकती है. देखो बेटो ये है एसिड, देखो ये हो गया ना कलर चेंज, दिख गया एसिड है. अभी देखो ये दोनों कलरलेस है, इनको जोड़ा एकदम से कलर आ गया, ये एसिड है. तो इस तरीके से ये बहुत आसानी से डेमोन्स्ट्रेट की जा सकती है. दिस इज व्हाट वी हैव एज क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस. एंड दिस इज हाउ इट इज इंट्रोड्यूस. जब हम 6th क्लास में होते हैं तो एसिड बेस की डेफिनेशन जो हमें सिखाई जाती है वो ये वाली डेफिनेशन है. क्वाइट ऑब्वियस है क्यों सिखाई जाती है, क्योंकि इसको समझना सबसे ज्यादा आसान है, इसको बताना सबसे ज्यादा आसान है. अब आ जाती है आर्हीनियस डेफिनेशन. ओके. भाई जो भी हमारे पास हैं एक बार अपना एक नाम लिख के बता दो कौन कौन है यहां पर हमारे पास सेशन में. 4 लोग हैं, दो का तो मुझे पता है, राधिका एंड अक्षय. बाकी दो कौन है? आर्हीनियस डेफिनेशन की बात करते हैं. जब हम आर्हीनियस डेफिनेशन की बात करते हैं, सवांते आर्हीनियस, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्लासिफाई द सब्सटेंस एज एसिड एंड बेसिस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. की आखिरकार इसमें क्या है, हम जब एसिड की बात कर रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं उसको एसिड. क्लियर. तो दैट इज द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. तो दैट इज व्हाट वी हैव सवांते आर्हीनियस. आर्हीनियस की थ्योरी क्या है? 1887 में दिया था स्वीडिश साइंटिस्ट सवांते आर्हीनियस में. क्या थी उसकी डेफिनेशन? Acids are the substances that dissociate in water to yield electrically charged atoms or molecules. These electrically charged atoms or molecules are called ions. And of the ions which are produced, at least kya? One of them is hydrogen ion. Okay? And we are not talking about the number of ions being formed, we are talking about the kind of ions being formed. तो यहां पर हमारे पास आ जाता है whichever the ion is being formed, that is hydrogen ion. H plus ion is being formed.
ठीक है। अब जब हम H प्लस आयन की बात करते हैं तो एक और बात हम कह सकते हैं, एसिड्स आर द सब्सटेंस दैट increase the concentration of H plus when dissolved in water. ठीक है। तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन आ जाती है एसिड्स की, दैट इज द एसिड्स आर द सब्सटेंस जिनको पानी में डालोगे तो पानी में H प्लस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। अब कैसे होगी, वी आर नॉट बॉदर्ड। अब ये वाली जो डेफिनेशन है ना, ये बहुत सारी चीजों को इंक्लूड कर लेती है, जैसे कि इसमें बोरिक एसिड भी इंक्लूड हो जाता है कि बोरिक एसिड को पानी में डालते हो तो H प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ती है। क्यों बढ़ती है हमें मतलब नहीं है, लेकिन H प्लस की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। तो दैट इज हाउ इट बिकम्स द एसिड। ओके, क्लियर। अब बेसिस आयोनाइज इन वाटर टू यील्ड हाइड्रोक्साइड आयन। आप ये भी कह सकते हो बेसिस डिसॉल्व इन वाटर टू increase concentration of hydroxide ion। ठीक है। तो bases increase the concentration of hydroxide ions। ठीक है। So that is what we have as the Arrhenius definition। बहुत सारी चीजें Arrhenius के अंदर आ जाती हैं। द हाइड्रोजन आयन अपने आप में तो एग्जिस्ट करता नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक प्रोटॉन है। H plus is nothing but a proton and proton is extremely unstable। ठीक है। गुड आफ्टरनून हंशिका बेटा, इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन ऑन द गूगल मीट एज वेल। गूगल मीट का लिंक यहां पर है। हंशिका बी रेगुलर बेटा, अगर रेगुलर नहीं रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर हम अपना 180 ऑन 180 का टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज हाइड्रोनियम आयन। अब इसी हाइड्रोनियम आयन को ही हाइड्रोजन आयन कह दिया जाता है। तो हाइड्रोनियम आयन इटसेल्फ इज द हाइड्रोजन आयन। ठीक है, क्लियर। तो हाइड्रोनियम को ही हम हाइड्रोजन आयन कह देते हैं। ओके, नाउ बहुत सारे एसिड्स का एसिडिक बिहेवियर वी कैन टॉक अबाउट विद द Arrhenius definition। एंड व्हाट आर दोस? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड, सारे के सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स। वी कैन डिफाइन देम एज Arrhenius acids and bases because they release H plus and they release OH minus। ठीक है। अंशिका, हमारी रेगुलर क्लासेस होनी शुरू हो गई हैं। अब आप यू हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। अब टेलीग्राम लिंक आपके सामने है ना, जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम लिंक। ओके, व्हाट्सएप का फोन नंबर भी आपके पास है, यू कैन जस्ट सेंड मी द मैसेज एंड आई विल गिव यू द व्हाट्सएप लिंक एज वेल। ठीक है, यू कैन ज्वाइन विद द व्हाट्सएप एंड वेबसाइट इज ऑल्सो देयर जहां पे आप अपनी क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। ओके, तो यहां पर हम बात कर सकते हैं एसिड और बेसिस की, जहां पर एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज आर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू यील्ड द H plus and OH minus। नाउ अगेन दीज मे बी द स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, और डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कितनी आसानी से प्रोड्यूस करते हैं। जो आसानी से H प्लस रिलीज कर देता है दैट इज टर्म्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जो मुश्किल से H प्लस रिलीज करता है दैट इज टर्म्ड एज द वीक एसिड। जो आसानी से OH माइनस रिलीज कर देता है दैट इज टर्म्ड एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। जो मुश्किल से OH माइनस रिलीज करता है दैट इज टर्म्ड एज अ वीक बेस। किसी को कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? किसी को भी कोई कंफ्यूजन? बताओ। एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम्स हियर? ग्रेट। ठीक है। ओके,
रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अ बेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि यहां पर हमारे पास एसिड देगा H प्लस, बेस देगा OH माइनस, और दोनों आपस में मिलकर दे देंगे H2O। तो वाटर इज फ्रॉम द H प्लस एंड OH माइनस, तो H प्लस और OH माइनस मिलके वाटर दे देंगे। क्लियर? Water is the result of combination of hydrogen ion and a hydroxide ion. So that is water we talk about as water. Hydrogen ion and hydroxide ion दोनों को मिला के OH बन जाता है। अब आर्हीनियस एसिड के साथ एक खास बात यह है कि जो भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है उसे पहले लिखा जाता है। द एसिडिक हाइड्रोजन इज रिटन विद एट द लेफ्ट साइड ऑफ द नेम। आर्हीनियस एसिड्स के अंदर ये एक कन्वेंशन है। अब वो बात अलग है कि ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर हम इस कन्वेंशन को फॉलो नहीं करते, लेकिन फिर भी दिस इज द कन्वेंशन, दिस इज हाउ इट शुड बी रिटन। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। बट बात यह है कि इन टाइम्स ऑफ आर्हीनियस लॉट ऑफ थिंग्स वर नॉट नोन, एंड दैट इज वाई बहुत बार ये मिसलीडिंग हो जाता है। जैसे हम लिखते हैं H3PO4, हम लिखते हैं H3PO3, और हम लिखते हैं H3PO2। अब सब में H3 ही लिखा हुआ है, बट ऑल H3s आर नॉट एसिडिक हाइड्रोजन्स। यहां पे सारे के सारे H3 एसिडिक नहीं है। यहां पर 3 है, यहां पर सिर्फ 2 है, यहां पर तो सिर्फ एक ही है। तो ये फॉर्मूले ना मिसलीडिंग है, ये कंफ्यूजिंग है, तो इस फॉर्मूले पे ज्यादा रिलाय मत करना। अब जैसे हम लिख देते हैं H3BO3, अब H3BO3 में एक भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, समझे? फिर भी ऐसे लिख दिया जाता है, तो ध्यान रखना। हाँ, पीएच स्केल में लिखकर ही कराऊंगा बेटा, ये तो डेफिनेशंस की बात हो रही है, ठीक है ना? मुझे आपके प्रीवियस लेक्चर सीक्वेंस वाइज नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, प्रेजेंट लेक्चर कर लो सीक्वेंस वाइज, आपके पास बहुत सारे लेक्चर्स आ जाएंगे, डोंट वरी, बहुत सारी क्लासेस हमें लेनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रॉन्स्टेड लाउरी डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी दे वर वर्किंग ऑन एसिड्स एंड बेसिस सेपरेटली, दे हैड नो लिंक विद ईच अदर, एंड दे डेवलप्ड द थ्योरी सेपरेटली। बट व्हेन द पीपल सॉ दैट बेसिकली उनका जो बेस था वो दोनों में सेम आ गया था, एंड देयरफॉर जब ब्रॉन्स्टेड को पता चला लाउरी इज डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग, तो ब्रॉन्स्टेड ने कहा ठीक है लाउरी यू गेट द क्रेडिट, लाउरी ने कहा नहीं 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 ब्रॉन्स्टेड यू गेट द क्रेडिट। तो अल्टीमेटली हुआ ये कि साइंटिफिक कम्युनिटी से ओके, हम तुम दोनों को क्रेडिट दे रहे हैं, ठीक है? सो दैट इज हाउ द एसिड्स एंड बेसिस वर ब्रॉन्स्टेड लाउरी डेफिनेशन। अब ब्रॉन्स्टेड लाउरी डेफिनेशन में एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच रिलीजेस H प्लस, ठीक है? नाउ दिस इज सेम एज arrhenius, ठीक है? तो जब हम इसकी बात करें तो दिस इज द सेम एज arrhenius, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, ठीक है? और लेकिन जब हम बेस की बात करते हैं ना तो फर्क आ गया। वो फर्क क्या आया? ना द बेस यहां पर आ गए, यहां पे एसिड की जब हम बात करते हैं, एसिड when we talk about the Bronsted Lowry acid, these release proton in water. The Bronsted Lowry acids are protic acids since they release proton in water, ठीक है? A base is a substance which accepts H plus from the solution, यानी कि base decreases the concentration of H plus. अब यहां पे सिर्फ हम OH माइनस की बात नहीं करें, कोई भी चीज जो H प्लस को कंज्यूम करेगी दैट इज टर्म्ड एज अ बेस, ध्यान रखना। Anything which consumes H plus is a base. Which consumes H plus is a, ठीक है? Okay. Now, whichever accepts H plus will become the protic base. तो arrhenius acid and bases, ये Bronsted-Lowry acid and bases are protic acid and bases.
किसी को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? क्लियर? तो ब्रॉन्स्टेड लाउरी एसिड बेसिस आर प्रोटिक एसिड्स एंड बेसिस। अब चलिए बात करते हैं एसिड, ये डिसोसिएशन ऑफ HCl की। पानी में अगर HCl को डालते हैं तो क्या होता है? HCl को डिसोशिएट कर दीजिए, यहां पे हमारे पास HCl है, यहां पे हमारे पास H2O है, तो दिस H प्लस गोज टू H2O। और ये क्या बना देगा? यहां पर H2O को H प्लस मिल गया तो ये बन गया H3O प्लस। देखो चार्ज कंजर्व होगा ही होगा। ठीक है, अब यहां पर इसका क्या हुआ? H प्लस यहां से निकल गया तो ये बन गया Cl माइनस। Now HCl gives the H plus, so this is acid. H2O accepts the H plus, so this becomes the base. अब यहां पे अगर हम उल्टे रिएक्शन की बात करें, लेट्स मूव बैकवर्ड्स। जब हम उल्टे रिएक्शन की बात करेंगे तो H3O plus is going to release H plus and Cl minus is going to accept it. तो H3O plus क्योंकि H plus दे रहा है तो H3O plus becomes the acid on the right hand side. Cl minus क्योंकि H plus को एक्सेप्ट कर रहा है तो दिस बिकम्स बेस ऑन द राइट हैंड साइड. So that is what we have as the acid and base on the left hand side and the right hand side. फाइन. तो यहां पर हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड का एसिड और बेस है, ये राइट हैंड साइड के एसिड और बेसिस है. इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, clear, sir. वेरी गुड. So we can talk about the acetic acid also. इसमें कोई फर्क नहीं है. The acetic acid dissociation and HCl dissociation is the same thing. यहाँ पे acetic acid की जब बात करते हैं, अब देखो यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिख दिया है, लेकिन आइडियली हमें इसको ऐसे लिखना चाहिए HCH3COO because this is the acidic hydrogen. अगेन ये पानी के साथ रिएक्ट करता है. फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन एंड वी आर गोइंग टू गेट H3O plus once again and CH3COO minus. Backward direction के अंदर CH3CO minus is going to accept the H plus from H3O plus. तो ये इसको H plus दे सकता है. तो this becomes acid. This becomes the base. Here it is the acid. ये H plus दे रहा है and this becomes the base. Hanshika, you are attending the class on YT and asking me कि मैं YT पे क्लास नहीं लूंगा क्या? क्या अजीब बात है ना. ठीक है ना? वाईटी पे क्लास हो रही है ना, लूंगा. चलती रहेंगी वाईटी पे क्लासेस, सही तरीके से चलेंगी, बढ़िया तरीके से चलेंगी. Okay, so this is what we have as acid and bases. This is what we have as Bronsted-Lowry definition of acid and bases. अब इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमोनिया की बात कर सकते हैं. अब अगर हम अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया इज नॉट अ गुड डोनर ऑफ H प्लस एज फार एज वाटर इज कंसर्न. ये नहीं है कि अमोनिया H प्लस दे नहीं सकता, दे सकता है, लेकिन पानी में नहीं देगा. पानी में वो H प्लस एक्सेप्ट करेगा. So it is going to be a good acceptor of proton in water and not a proton donor. So ammonia is not an acid, ammonia would be a base. It's a stronger base as compared to water. हंसिका अन अकेडमी पर नहीं हो रही, लेकिन टाइमिंग तो वही है, 4 बजे मेरी क्लास है ना, हो रही है ना. चैनल बदल गया है तो क्या हो गया? लोग पूछते सर अन अकेडमी क्यों छोड़ दिया, सर आपने ये क्यों छोड़ दिया, वो क्यों छोड़ दिया. फॉरगेट इट, तुम्हारी क्लासेस नहीं छोड़ रहा. ठीक है ना? हंसिका आपने अभी तक ये ज्वाइन क्यों नहीं किया वेबसाइट को? क्वेश्चंस आप नहीं कर रहे हो? एट 4 PM तो क्लास स्टार्ट हुई है हंसिका. और आपने अभी तक वेबसाइट को क्यों नहीं ज्वाइन किया, amcev.in को? यू शुड ज्वाइन, इजंट इट?
फ्लो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली जो आप कह सकते हो कि वो पूरे के पूरे ऐसे अरेंज हो जाएंगे। सो मुद्दे की बात ये है कि अगर करंट फ्लो करती है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट होती है। ठीक है, इससे ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमको समझ में आता है। तो अब अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई है तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। इस समय शायद आपका हंसिका, आपने अभी ज्वाइन नहीं किया है वेबसाइट को। लेट मी चेक इट आउट, कहाँ ज्वाइन किया आपने? किस नाम से हो बेटा आप? मेरी टाइमिंग पे शायद फिजिक्स की क्लास चल रही है आपकी। चलो कोई बात नहीं। कोई नहीं बेटा, मैंने गलती से वो दूसरा सेशन ऑन कर दिया था। एनीवे, चलिए। So that's what we have talked about, the dissociation of ammonia. Ammonia के dissociation में H2O plus NH3, NH4 plus OH minus. This is what we have as dissociation of ammonia. Now we can talk about the dissociation of sulfuric acid. अब dissociation of जो sulfuric acid की हम बात करते हैं, हंसिका सिंह नाम से आपने वेबसाइट को ज्वाइन किया, लेकिन हंसिका सिंह आपका नाम मुझे क्यों नहीं दिख रहा? हाँ। नहीं, आपका दिख नहीं रहा मुझे बेटा, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। amcev.in पर ज्वाइन करो और फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। So that's what we have, dissociation of sulfuric acid. अब dissociation of sulfuric acid की अगर हम बात करते हैं तो sulfuric acid के अंदर we have H2SO4, accepts H2O, releases H plus, forms H3O plus and forms HSO4 minus. अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो this becomes acid and this becomes the base because it has been formed by the release of H plus. ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिस HSFO minus also has a releasable replaceable H plus. So this is also behaving as an acid and this also can release the H plus to H2O forming SO4 2 minus. अब एक बड़ी मजेदार सी बात देखना कि HSFO minus in the previous reaction was the base and in this reaction it becomes the acid. ओके, तो कहीं पर यह बेस बन जाता है, कहीं पर यह एसिड बन जाता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज एसिड भी है और बेस भी है? अब चलिए फॉस्फोरिक एसिड की बात करते हैं। फॉस्फोरिक एसिड के अंदर H3PO4 इज गोइंग टू रिलीज ऑफ द H प्लस इन फॉर्म H2PO4 माइनस। अब ये जो H2PO4 माइनस है ना, ये भी फर्दर H प्लस रिलीज कर देता है एंड फॉर्म्स HPO4 2 माइनस। अब ये जो HPO4 2 माइनस है, ये फिर से एक H प्लस रिलीज कर सकता है टू फॉर्म PO4 3 माइनस। ठीक है ना?
ठीक है ना? तो अब अगर हम इसकी बात करते हैं, लेट्स से वी टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फास्फोरिक एसिड, तो फास्फोरिक एसिड के अंदर हमारे पास एक दो तीन तीन H प्लस निकल सकते हैं एक एक करके. So we can have 3H plus which is being released out one by one. So that is what we have as the phosphoric acid. अब यहां पर देखो, एक बात देखो, ये चीज यहां पर ये एसिड है, यहां पर ये बेस है. ठीक है, यहां पर ये बेस है, यहां पर ये एसिड है. तो अजीब सी बात है, अगर आपको H2PO4 माइनस बोल के कह दिया जाए कि भैया ये एसिड है या बेस है, तो विल यू बी एबल टू गिव द आंसर? मुश्किल हो जाएगी ना. तो यहां पर आंसर देना मुश्किल हो जाएगा कि ये एसिड है या बेस है. Now, one thing is absolutely clear that sulfuric acid, phosphoric acid, they have capacity to release more than one H plus. Okay, they have the capacity to release more than one H plus. Fine. Now they are termed as polyprotic acid. ठीक है, they are termed as polyprotic acid. मतलब कि ये एक से ज्यादा H plus रिलीज कर सकते हैं. So they are polyprotic acids. ठीक है, अब जैसे कि विच रिलीज वन प्रोटॉन, उनको हम मोनोप्रोटिक बोल देते हैं. दो को हम डायप्रोटिक बोल देते हैं. तीन को हम ट्राइप्रोटिक बोल सकते हैं. हमारे पास टेट्रा पेंटा हेक्सा प्रोटिक एसिड्स भी होते हैं, बट नॉट इन आवर कोर्स. इतना लंबा हम जाएंगे नहीं. सो वी आर नॉट मच बॉदर्ड अबाउट इट. नाउ सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डायप्रोटिक एसिड, फास्फोरिक एसिड इज अ ट्राइप्रोटिक एसिड. समझ में आ रही है ये बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब आ जाता है एक वर्ड, एम्फीप्रोटिक. पिछली क्लास में जब हम बात कर रहे थे तो एम्फीप्रोटिक के ऊपर काफी अच्छा खासा डिस्कशन हुआ था. एम्फीप्रोटिक होता क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ एम्फीप्रोटिक? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट HSO4 minus, H2PO4 minus, HPO4 2 minus and water, अब इनकी क्या खास बात है? दे एक्सेप्ट द प्रोटॉन इन वन रिएक्शन एंड रिलीज द प्रोटॉन इन अनदर रिएक्शन. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी रिएक्शन में एक्सेप्ट कर लेते प्रोटॉन, किसी रिएक्शन में रिलीज कर देते प्रोटॉन, they are termed as amphiprotic. Amphi means both ways, protic is proton. So they who have capacity to accept and release proton, both are termed as amphiprotic substances. Clear? ठीक है, अब ये एम्फीप्रोटिक तो हो गया. अब वाटर एक्ट्स एज बोथ एसिड, यानी कि हाइड्रोजन आयंस दे सकता है, एंड एज अ बेस बाय एक्सेप्टिंग. तो वाटर इज एन एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस. Clear? The protic part of the word refers to the hydrogen ion protons either being donated or accepted. बहुत सारे सब्सटेंस हैं, अमीनो एसिड्स हैं, HSO4 माइनस है, H2PO4 माइनस है. क्लियर? These can accept or lose the hydrogen ion to form sulfate. कोई कंफ्यूजन एम्फीप्रोटिक वर्ड में? They have reaction as both acids and the bases. अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात, एम्फोटेरिक. हमेशा स्टूडेंट मुझे कहते हैं सर एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक सेम है. नहीं है. सारे एम्फीप्रोटिक एम्फोटेरिक है. वाटर इज एम्फोटेरिक, लेकिन सारे एम्फोटेरिक एम्फीप्रोटिक नहीं है. अब किसी ने मुझसे उस समय एग्जांपल पूछा था, सर एग्जांपल दो एम्फोटेरिक का. एम्फोटेरिक का जो एम्फीप्रोटिक नहीं है. एग्जांपल अभी आगे आ जाएगा. There are amphoteric substances which do not either donate or accept hydrogen ions when they act as acids or bases. Something like Al2O3. Al2O3 के पास H plus डोनेट करने के लिए है ही नहीं. ठीक है, ये ना H plus एक्सेप्ट कर रहा है, ना H plus डोनेट कर रहा है. Al2O3 HCl के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है, AlCl3 बनाता है, लेकिन ना H प्लस देता है ना H प्लस लेता है. और साथ ही साथ ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी बना देगा. क्लियर? तो ये एम्फोटेरिक है बट नॉट एम्फीप्रोटिक. अब आ जाता है बेसिसिटी और एसिडिटी की बात. अब इंपॉर्टेंट बात, सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी है 2,
सल्फ्यूरिक एसिड हैज अ बेसिसिटी ऑफ 2 और बेसिस की एसिडिटी होती है। अब एसिड की बेसिसिटी क्यों होती है? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ मच OH माइनस इट्स केपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग। ठीक है, तो basicity becomes the number of OH minus neutralized by each acid molecule, or you can say it is the number of H plus it actually releases. ठीक है, basicity is the number of OH minus neutralized by each acid molecule. It is the number of H plus it actually releases. कितने उसके पास हैं, that is proticity. कितने वो रिलीज कर रहा है, that is basicity. Now of course proticity can be equal to the basicity, but basicity cannot be more than proticity. ठीक है, and acidity becomes the number of H plus it neutralizes per unit. ठीक है, of the base. Now it becomes the number of OH minus it actually releases. अब बोरिक एसिड का एक बड़ा मजेदार सा केस है, बहुत ही प्यारा सा मजेदार सा केस है, H3BO3. When we talk about H3BO3 boric acid, then boric acid में it is not releasing its H plus. देखो तीन तीन H plus दिखाई दे रहे हैं, बट रिलीज एक भी नहीं होता. ये एक्चुअली H plus OH minus वाटर से एक्सेप्ट करता है, and it releases H plus of water. Now this plus H plus has come from water, और यहां पर एक OH minus has come from water. बट वो अलग बात है कि वाटर हमारे पास इतना ज्यादा है कि अगर उसमें से एक आधा मॉलिक्यूल यूज हो भी गया तो पता नहीं चलेगा. तो दैट इज हाउ द बेसिसिटी इज डिफरेंट. इज दिस क्लियर? तो ये बोरिक एसिड peculiarly monobasic aprotic acid ban jata. Now this is in the different category of the acids which are called Lewis acids. So we are going to talk about the Lewis acids also. But before that, let's talk about the conjugate acid and bases. Conjugate acid and bases होते क्या है? ठीक है, ये बेटा हम यहां पे लिख कर नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम स्लाइड से इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दीज आर मोर लाइक डेफिनेशंस. इसलिए मैं आपको सीधा सीधा ये कराता चला जा रहा हूं. लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेसिस. कॉन्जुगेट एसिड एंड बेसिस होते क्या है? देखो, अगर हम किसी चीज में से H प्लस निकाल दें, H प्लस निकाल दें तो बचेगा, वो उसका कॉन्जुगेट बेस है. अगर किसी चीज में H प्लस डाल दें तो जो बनेगा वो कॉन्जुगेट एसिड है. ठीक है, सर फिर से बोलेंगे? स्पीशी फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ H plus from a species is its conjugate base. ठीक है, a species formed by removal of H plus from a species is termed as its conjugate base. जैसे कि वाटर हमारे पास है, वाटर में से हमने H प्लस निकाल दिया. ठीक है, यहां से हमने इसमें से H प्लस निकाल दिया तो बचा क्या? OH माइनस. क्लियर? फाइन. Remove a positive charge from a neutral thing, it is going to become negative. So this is the conjugate base of H2O. ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम किसी स्पीशी में H प्लस डाल देते हैं, a species formed by addition of H plus to a species is what we know as the conjugate acid. ठीक है, तो अगर मेरे पास H2O है और उसके अंदर मैं H प्लस डाल देता हूं तो दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू H3O प्लस. सो दिस इज conjugate acid of water. हाँ भाई, एनी प्रॉब्लम्स हियर?
यस सर। यस सर का क्या मतलब तीर्थराज? प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं है? नो प्रॉब्लम सर। ओके, दैट्स ग्रेट। क्लियर? एवरीबडी क्लियर? एब्सोल्युटली, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां पे पता चल गया कि हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का मतलब क्या होता है। व्हाट इज कॉन्जुगेट एसिड एंड अ कॉन्जुगेट बेस? ध्यान रखना, कॉन्जुगेट एसिड और बेस इज फॉर द प्रोटिक एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है? अब जैसे कि हम HCl की बात करें, नाउ HCl व्हेन इट रिलीजेस H प्लस टू वाटर, तो HCl में से H प्लस निकल जाएगा, बनेगा क्या? Cl माइनस। नाउ Cl माइनस becomes the conjugate base of HCl. In the same manner, H2O accepts the H plus, तो H3O plus becomes conjugate acid of H2O. अब H3O plus में से अगर हम H plus निकाल दें तो it forms H2O. तो H2O becomes the conjugate base of H3O plus. ठीक है? अब H2O में से अगर H plus निकाल दें तो OH माइनस बन जाएगा। Now this is conjugate base of H2O. Can you give me what is conjugate base of OH minus? Can you give me the conjugate base of OH minus? जल्दी से बताओ। What is the conjugate base of OH minus? बोल के बता दो, लिख के बता दो। भाई गूगल मीट पे एक बेनिफिट ये होता है कि देर इज नो 20 सेकेंड डिले, इमीडिएट है। यूट्यूब के ऊपर 20 सेकेंड डिले हमारे पास आ जाता है। सर H2O। कॉन्जुगेट बेस ऑफ OH माइनस इज H2O। प्रियांशु, ओके फाइन, चलो देखते हैं और किसी का कोई ऑप्शन। बोलो। अक्षय ठाकुर H2O। अच्छा, कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? कॉन्जुगेट बेस बनाने के एच लिए, प्लस को एच हाँ, प्लस को निकाल देना पड़ता है। ओके वेरी गुड। तो OH माइनस से अगर हम H प्लस को निकालेंगे तो क्या मिलेगा? वो मिलेगा ऑक्सीजन। हाँ जी, वेलकम प्रणय हजारी। तो बेटा हमें ऑक्साइड मिलेगा ना? यस सर। तो H2O कैसे बन गया कॉन्जुगेट बेस? अक्षय, राधिका। H2O तो कॉन्जुगेट एसिड है। परफेक्ट, H2O इज द कॉन्जुगेट एसिड नॉट द कॉन्जुगेट बेस। क्योंकि OH माइनस के साथ H प्लस ऐड हो रहा है तो H2O हो रहा है तो वो कॉन्जुगेट एसिड होगा। बेटा डेफिनेशन पे ध्यान दो, इतनी छोटी छोटी चीजों में फंसोगे तो कैसे काम चलेगा? और वो लिखकर बताकर, रिमूव द H प्लस। अब ऑक्साइड का कॉन्जुगेट बेस नहीं बना सकता मैं, क्योंकि उसके पास H प्लस ही नहीं है रिमूव करने के लिए। क्लियर? समझे इस बात को? यस सर। ओके, तो दैट इज व्हाट वी हैव एज कॉन्जुगेट बेस। ठीक है ना? अब Cl माइनस का कॉन्जुगेट बेस नहीं बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। वाटर का कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस दोनों बन सकता है। OH माइनस का कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस दोनों बन सकता है, क्योंकि OH माइनस में से भी H प्लस निकल सकता है, H प्लस डल भी सकता है। ठीक है? तो HCl का HCl हमारे पास एसिड है और Cl माइनस इज द बेस। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो HCl is the acid, Cl minus is the base. So this is the pair of conjugate acid base
pair. ठीक है? In the same manner, this also is a conjugate base acid pair. किसी को कोई कंफ्यूजन यहां पर? नो सर। Okay, clear? The pair of acid and base in which acid can be converted to the base by removal of H plus. The base can be converted to the acid by addition of a proton. Is termed as the pair of conjugate acid and base. कोई कंफ्यूजन? अच्छी तरह दिमाग में बात आ गई या अभी भी कोई गड़बड़ है? To make the conjugate acid, you have to add proton. To make the conjugate base, you have to remove the proton. लिख लिया? याद कर लिया अच्छी तरह? या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? यस सर, इट्स क्लियर। एब्सोल्युटली क्लियर? तो चलिए फिर, ये हमारे पास इतने सारे कॉन्जुगेट एसिड और बेसिस का पेयर्स है। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? These are the pairs of conjugate acids and bases. किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? प्रणय स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट स्क्रीनशॉट तो तब लोगे ना जब इसमें कुछ होगा। H प्लस डालो, एसिड बन गया, H प्लस निकालो, बेस बन गया। इतनी सी बात लिख लो ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लूं, पढ़ना तो मैंने है नहीं दोबारा। और स्क्रीनशॉट लेने के लिए मुझसे पूछोगे क्या? लेना है ले लो। क्लियर? चलो, ओके। What is the conjugate acid of HNO3? बोल के बता दो, लिख के बता दो, चैट पे बता दो, मैसेज पे बता दो, बताओ। What is the conjugate acid of HNO3? मैं नाइट्रिक एसिड का कॉन्जुगेट एसिड पूछ रहा हूं। बोलो। H2NO3. ओके, सर H2NO3। एक छोटी सी गलती कर रहे हो। H2NO3 plus. That's it. HNO3 plus H plus gives us H2NO3 plus. Now that's the conjugate acid of HNO3. कोनो कंफ्यूजन? हाँ भाई, कोई कंफ्यूजन? So that's what we have as the conjugate acid of HNO3. अब आती है बात स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेसिस? बेटा दो तरीके से स्ट्रेंथ काउंट होती है। एक होता है कंसंट्रेशन से, एक होता है डिसोसिएशन से। ठीक है? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेसिस ऑन बेसिस ऑफ डिसोसिएशन। मतलब कि वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रॉन्ग electrolyte. We are talking about the strong electrolyte. So that is how we are talking about the strength of the acid and the bases. कोई confusion? अब देखो, जब भी हम इन रिएक्शंस की बात करें, सारे के सारे रिएक्शन सिंपल आ रहे हैं, सेम ही आएंगे। अब मान लीजिए मैं लिखता हूं HCl प्लस H2O इज इन इक्विलिब्रियम विद H3O प्लस प्लस Cl माइनस।
हमारे पास है CH3 COOH प्लस H2O इज इन इक्विलिब्रियम विद H3O प्लस प्लस CH3 COO माइनस। ठीक है, अब इन इक्वेशन को देख के कैसे बताया जा सकता है, हाउ कैन यू सी एंड टेल दैट विच ऑफ द रिएक्शन इज शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन? हाउ डू यू टेल दैट? सर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड से। पॉजिटिव और नेगेटिव तो दोनों में सेम ही है। यहां पर सिंगल नेगेटिव है, यहां पर भी सिंगल नेगेटिव है, यहां पे भी H3O प्लस है, यहां पे भी H3O प्लस है, ये भी H2O है, ये भी H2O है, ये एक HCl न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये HCl न्यूट्रल मॉलिक्यूल। हाउ डू यू टेल कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा? द इंपॉर्टेंट थिंग इज you cannot tell it by looking at it. It is purely observation. मतलब कि हमने एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन किया है कि विच ऑफ देम इज टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। कोई बात नहीं प्रियांशु, आ जाओ वाईटी पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वाईटी पे हो या यूट्यूब पर, इस पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? ओके, क्लियर? So this is purely by observation and experimentation कि we determine which of them will be a strong acid or a weak acid or a base. ठीक है ना? हमें ये पता है, we know we know that HCl is a strong acid and acetic acid is a weak acid. अब केमिस्ट्री में ऑब्जर्वेशन तो हो गया, HCl is a strong acid, acetic acid is a weak acid. अब हमें क्या पता क्यों? रीजन एक्सप्लेन करो, why is acetic acid a weak acid? Why is HCl a strong acid in water? अब अगर मैं ये कहता हूं कि HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसका मतलब ये है कि द रिएक्शन इज शिफ्टेड फॉरवर्ड। अगर मैं कहता हूं एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन इज लेस फॉरवर्ड एंड मोर बैकवर्ड्स, यानी कि वाटर में एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन एसिटेट आयन से ज्यादा है। ठीक है, रीजन क्या दूं? मुझे पता ये है, जस्टिफाई करो कैसे। सो नाउ वी आर गोइंग टू जस्टिफाई दिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। फाइन, एंड हाउ डू वी जस्टिफाई दिस ऑब्जर्वेशन? अब हमने ये इन्फर किया कि डिसोसिएशन ऑफ HCl इज मोर फेवरेबल देन एसिटिक एसिड CH3COH। ठीक है क्यों है? नाउ राइट साइड इन द केस ऑफ HCl इज मोर स्टेबल देन राइट साइड डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। प्रोडक्ट साइड, अब यहां पे अगर आप कंपैरिजन की बात करो तो दिस पार्ट इज द सेम, दिस पार्ट इज द सेम, दिस पार्ट इज न्यूट्रल। तो अगर मुझे कंपैरिजन की बात है तो दिस नीड्स टू बी कंपेयर्ड, मतलब कि Cl minus and CH3COO minus stability must be compared। ठीक है, अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्टेड है, जो मुझे बताया गया रिएक्शन इज शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो मैं ये कह सकता हूं कि Cl minus is more stable than CH3COO minus in, क्यों है मुझे नहीं पता। ठीक है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हो रहा है Cl माइनस में, क्या खास बात है, मुझे नहीं पता। मुझे यह पता है कि Cl माइनस इज मोर स्टेबल दैन एसिटेट आयन, क्योंकि HCl ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है।
बेटा हंसिका, हाई H प्लस कॉन्सेंट्रेशन HCl में, ये तो ऑब्जर्वेशन है, पर क्यों है ये एक्सप्लेनेशन है। ऑब्जर्वेशन हम कर चुके, एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है। Cl minus is more stable than acetate ion in water. That would be the explanation. Inference कह लो, जो भी है। ठीक है। और अब अगर Cl माइनस ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्टेबल does not like to change. जो स्टेबल है वो चेंज होना नहीं चाहता, मींस Cl माइनस does not like to accept, क्योंकि यहां चेंज कैसे होगा? H प्लस एक्सेप्ट करके चेंज होगा ना। ठीक है। कोई प्रॉब्लम? अगर कोई चीज H प्लस खुशी खुशी एक्सेप्ट ना करे, रिलक्टेंटली एक्सेप्ट करे, तो जो एक्सेप्ट कर रहा है वो तो बेस हो गया, जो खुशी से एक्सेप्ट कर रहा है वो स्ट्रांग बेस हो गया, जो खुशी से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वो वीक बेस हो गया ना। तो इसका मतलब है Cl माइनस इज अ वीक। हाँ भाई, इस वर्ड में कोई दिक्कत? Cl माइनस इज अ वीक बेस। अब इसी लाइन में आगे बढ़ाऊंगा तो एसिटेट आयन बिकम्स अ स्ट्रांग बेस। ठीक है। CH3COO minus is a stronger base than Cl-. इसमें कोई कंफ्यूजन? CH3CO minus is a stronger base than Cl minus. किसी को कोई कंफ्यूजन इस बारे में? नो सर। Clear, sir. एब्सोल्युटली क्लियर। ये Yes, समझ में sir. आ गया कि एसिटिक एसिड एसिटेट आयन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, Cl माइनस इज अ वीकर बेस, Cl माइनस इज मोर स्टेबल। क्लियर? यस एसिटेट सर। आयन इज Yes, sir. लेस स्टेबल। लेस स्टेबल इसलिए जल्दी चेंज कर रहा है, जल्दी चेंज कर रहा है इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है। हंशिका, इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है। हंशिका, ट्राई टू कम ऑन गूगल मीट सो दैट वो 20 सेकंड का डिले ना हो। Sir, हाँ बेटा बोलो। please repeat the last line. लास्ट लाइन इज दैट the Cl minus is more stable, so it does not like to change. Change in this case is acceptance of H plus. So Cl minus does not like to accept H plus. ठीक है। The one which accepts H plus easily is a strong base. The one which does not accept H plus easily is the weak base. So Cl minus, because it does not accept H plus easily, is a weak base. हाँ भाई, क्लियर? बोलो। Clear, sir. और किसी को कोई दिक्कत? ठीक है।
Remember, YouTube for us is just a means, or I can say a standby means. मतलब कि रिकॉर्डिंग हमारी यूट्यूब पे हो रही है and it is being shared to everybody. Otherwise, I would prefer you to join the meet. ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है, आराम से आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, कोई गैप नहीं रहेगा. ठीक है. अक्षय ठाकुर, CH3CO माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस दैन Cl माइनस इन वाटर. पूरी बात बोलना, वरना आधी बात बोलोगे फिर कहोगे सर एक्सेप्शन आ गया. एक्सेप्शन इसलिए नहीं आते कि वो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इसलिए आते हैं कि हम आधी बात बोलते हैं, पूरी बात बोलते ही नहीं है, और फिर हम कहते हैं ओहो हो ये तो गड़बड़ हो गई, अब ये एक्सेप्शन हो गया. पता चलता है जितने फॉलोअर हैं उससे ज्यादा एक्सेप्शन हो जाते हैं. ठीक है. रिमेंबर, exception is considered an exception because it is rare. And since it is rare, nobody bothers to explain it. And that is how we say exception. Clear? If it is not rare, पांच में से हर पांच में एक हमें एक्सेप्शन मिल रहा है, तो then it does not become an exception. It needs to be explained. ठीक है. अगर 1000 में एक मिलता है तो nobody bothers explaining. And then you say चल छोड़ यार इसको एक्सेप्शन, 1000 में एक है जान दे, नहीं आएगा. वो एक्सेप्शन वाली बात होती है. ठीक है. पांच में एक एक्सेप्शन नहीं होता. इट नीड्स एक्सप्लेनेशन. केमिस्ट्री में जो भी एक्सेप्शन तुम बोलते हो, या टोटल एलिमेंट हमारे पास 118 है, 118 एलिमेंट्स टोटल, और 118 एलिमेंट्स के अंदर से तुम 10 एक्सेप्शन निकाल दोगे तो वो एक्सेप्शन थोड़ी ना रहा. ओके. सो मोर स्टेबल इज द कॉन्जुगेट. ठीक है. stronger would be the acid because that much reaction goes in forward direction. That much reaction goes in the forward direction. More stable is the conjugate, stronger would be the acid. अंशिका, आंख बंद करो, कान में हेडफोन लगाओ और सुनो क्लास को. देखने की जरूरत नहीं है. जो भी लिख रहा हूं वो बोल रहा हूं, आपसे पढ़ने के लिए नहीं कह रहा. आइज क्लोज करो एंड इमेजिन द क्लास बढ़िया तरीके से. डोंट वरी, अब आपको पॉडकास्ट भी मिलेगा. वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एनसीईआरटी पॉडकास्ट एज वेल. ठीक है. यूट्यूब पर एनसीईआरटी पॉडकास्ट कान में लगाना और सो जाना. ठीक है ना. तो एनसीईआरटी रीडिंग वुड बी थ्रू पॉडकास्ट. Stability is the state which system does not want to change. These conjugates can change by accepting H plus ion. अभी बोला. These conjugates can change by accepting H plus ion. The stability would mean they do not have a tendency to accept H plus ion. They are weak bases. Strong acid has a weak conjugate base. Weaker is the conjugate base, stronger becomes the acid because that much more reaction will be shifted in the forward direction. ठीक है. A strong base has a weak conjugate acid. समझ में आ गया. conjugate acid base का कंसेप्ट समझ में आ गया. किसी को नहीं समझ में आया तो बता दो. अगर किसी की आंखें उड़ गई हैं तो प्लीज आंख बंद करो और सुनते रहो. ये मत बोलना सर क्लास मिस कर दें, सर आंखों में दर्द हो रहा है. कोई मतलब नहीं आंखों में दर्द होने का. आंखों में पढ़ाई करो. ठीक है. इज इट क्लियर? Okay. So let's talk about the Lewis concept of acid and bases. What is the meaning of Lewis concept of acid and bases? Lewis acid. ठीक है. देखो हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स की बात की है. अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे आए थे जिनके पास खाली जगह बच रही थी, यानी कि वैकेंसी वाज लेफ्ट इन दोस सब्सटेंसेस. Under appropriate condition, those substances can accept an electron pair. ठीक है. So I can say
the substance which either has a low energy empty orbital or it has a capacity to create one which it can use to accept an electron pair to form a covalent bond with a release of energy is termed Lewis acid. अब एक बात बहुत अच्छी तरह याद रखना कि ये सारे के सारे जो डेफिनेशंस हम दे रहे हैं दे आर एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशंस, प्योर एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशंस, कंडीशनल डेफिनेशंस. हर स्पीशीज जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, इट इज नॉट एग्जैक्टली अ लुईस एसिड बट इट हैज अ कैपेसिटी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर. तो कहीं पर वो एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर और कहीं पर हो सकता है वो डोनेट कर दे. सो इट इज ऑल कंडीशनल. और जो चीजें मोस्ट ऑफ द केसेस एक तरह से बिहेव करते हैं उनको वो नाम दे देते हैं. जैसे BF3, in most of the cases it accepts the electron pair from the species which is capable of donating it. अब BF3 के अंदर अगर आर्गन पंप करना शुरू कर दो तो BF3 won't be able to accept the electron pair from argon. तो आर्गन की प्रेजेंस में BF3 is not going to act as a Lewis acid. ठीक है. अगर आप HCl को बेंजीन में डिसॉल्व कर दो तो HCl is not going to dissociate in benzene and therefore HCl is not going to behave as an acid in benzene. कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. In the same manner, we have Lewis bases, a species which has a donatable electron pair. Now, that electron pair could be a lone pair, could be the electron pair present in the pi bond also. बस donatable होना चाहिए. मतलब कि अगर वो किसी species को donate करके coordinate bond बना रहा है by the release of energy, it's a Lewis base. Clear? So that is what we have as a Lewis base. तो Lewis base और Lewis acid एक दूसरे के साथ join करके adducts बनाते हैं. So Lewis acid plus Lewis base. They do not form product, they form adduct. फाइन. एक ही चीज बनती है, दो चीजें नहीं बनती. यहां पे वाटर नहीं बनता. हाँ राधिका मित्तल, NH3 works as a Lewis base. Most often. Most often NH3 works as a Lewis base. It donates the electron pair and that is why it's a Lewis base. सर एक डाउट है. पूछो. चैप्टर सर, हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का डाउट है. अनन्या बेटा देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर ना हमें करना है. आपने उनसे अटेंड की ना आपने अभी एक क्लास, जो नए टीचर आए हैं उनके. क्योंकि सारे चैप्टर्स में प्रॉब्लम हो रहा है. तो अनन्या थोड़ा सा इतना ज्यादा ना अपने आप को स्ट्रेस मत दो. अगर सारे के सारे चैप्टर्स आप एक साथ करने की कोशिश करोगे तो बुरी तरह कंफ्यूज हो जाओगे, टाइम कुछ नहीं बचेगा, कोई सेल्फ सर स्टडी नहीं हो. मतलब रिलेटेड है वो चैप्टर, इसलिए करना पड़ा. किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है बेटा? कौन से चैप्टर में कंफ्यूजन हो रहा था आपको उसको करने बिना? सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा कौन सा मुश्किल है, हो जाएगा. अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी. एसपीडीएफ की तो बात है. डोंट वरी. अच्छा बोलो, डाउट क्या है ये बताओ. इतनी कहानी बोलने की क्या जरूरत, डाउट बोलो. क्वांटम एंड फोटो इलेक्ट्रिक, सॉरी क्वांटम एंड फोटोन में क्या डिफरेंस है? क्वांटम और फोटोन में क्या अंतर है? फोटोन Yes, इज sir. ऑल्सो अ क्वांटा. ठीक है. अ पैकेट ऑफ एनीथिंग, a fixed packet of anything is called quanta. Clear? A packet of energy or packet of radiant energy is called a photon. लाइट एनर्जी का जो पैकेट होता है उसे फोटोन बोलते हैं. ठीक है. किसी भी चीज के पैकेट को क्वांटम कहते हैं. क्वांटा, क्वांटाइजेशन इज वेयर क्वांटिटी हैज बीन फिक्स्ड. इससे छोटी क्वांटिटी नहीं होगी, दैट इज क्वांटाइजेशन.
हम क्वांटाइजेशन को क्वांटम मैकेनिक्स में लेके चले जाते हैं, एटम्स में लेके चले जाते हैं, तो क्वांटम वर्ड का हम मीनिंग बदल देते हैं, बट क्वांटाइजेशन, क्वांटम इज क्वांटाइजेशन, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अ क्वांटा ऑफ रेडियंट एनर्जी, लाइट एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। क्लियर अनन्या? तो बेटा इसमें कंफ्यूजन क्यों थी आपको? किसी ने बताया नहीं क्या आपको ये? हेलो? चलिए, अगर और किसी की कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। So let's talk about the Lewis basis. तो बेसिस का समझ में आ गया, लुईस बेसिस क्या होते हैं? So this donatable electron pair का मतलब तो याद है ना? Two electrons present in the same orbital with opposite spin are termed as electron pair. Two electrons present in the same orbital with opposite spin are termed as electron pair. That orbital could be the molecular orbital, it could be a atomic orbital. The electron pair could be shared, could be a lone pair, could be core electron, कुछ भी हो सकता है. Okay? Lone pair is a non-bonded electron pair in the valence shell. Definition में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं lone pair की, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? While an electron pair means two electrons present in the same orbital with opposite spin. लो, इसकी भी डेफिनेशन मैंने आपको दे दी. मैं कुछ भी एज्यूम नहीं करता कि आपको ये आता होगा. जो भी चाहिए होता है वो हम करेंगे. A Lewis acid and Lewis bases react with each other to form an adduct. ये भी मैंने आपको बता दिया है. कोई कंफ्यूजन किसी को? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ कोवेलेंट बॉन्ड. अब इंपॉर्टेंट बात है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है, उसको किसी भी तरीके से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता. आपके पास एक मॉलिक्यूल दे दिया जाए, आपसे कहा जाए एक्सपेरिमेंटली बताओ इसमें किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. एक्सपेरिमेंटली आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बता सकते. हम थ्योरेटिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं कि यहां पर ऐसा 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 हो रहा है, तो इसने डोनेट किया होगा, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा. है, हम नहीं कर सकते. होगा, यही बात बोलते हैं. ठीक है? So coordinate bond is a covalent bond formed between two atoms in which electron is contributed by one atom and shared by two. Is this clear? Any confusions, anybody? So that is the Lewis concept of acid and bases. ठीक है? Now we talk about the word autoionization. Autoionization क्या होता है? ठीक है? और autoionization would be the last topic for today's class. ठीक है? Next class we are going to talk about the pH scale. ठीक है? We will start with autoionization of water and we are going to talk about the pH scale. Clear? And that next class is tomorrow morning 10 o'clock. ठीक है? Any Okay, sir. confusion? Any confusions with that? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कल की सुबह की क्लास में? और आज I will try to create an assignment for chemical equilibrium. एक और assignment chemical equilibrium के लिए create करेंगे. And then we are going to create the assignment for the topics of ionic equilibrium. रोज के 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन I'll try to give. ठीक है? सर हाँ बेटा बोलो अनन्या. सर शायद अटेंड नहीं कर पाएंगे अगर क्लास हुआ तो. क्या हुआ? सर एमसीक्यू सेशन होगा तो अटेंड नहीं कर पाएंगे. क्यों 10 o'clock के सेशन में क्या प्रॉब्लम है सुबह? सर सुबह भी क्लास होता है. किसका क्लास होता है? सर अनूप सर, वो सर का नाम भी अनूप सर है. हाँ पता है मुझे, अनूप मिश्रा सर, मैंने चेक कर लिया है. देख लो बेटा, आपकी इच्छा है. ठीक है? सर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है उस चैप्टर में इसलिए. किसमें? एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो रहा है? बहुत ज्यादा. तो चलो एक काम करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के आपका कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम हो रहा है ना? सर वो प्रैक्टिस करने से हो जाएगा क्लियर. उसका कंसेप्ट समझ में आ गया है. वो कंसेप्ट का क्लास हो गया है. एमसीक्यूज का क्लास बाकी है. एक क्लास हुआ था सुबह. देख लो बेटा, देख लो, क्योंकि वही बात है कि यहां पर अगर हम इक्विलिब्रियम की क्लास मिस कर देते हैं ना, समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा. ये बात है.
इसलिए कह रहा था। ठीक है, चलो, बट हमें क्लास तो रखनी है सुबह 10 बजे। ठीक है, अनन्या, व्हाई डोंट यू अटेंड हिज रिकॉर्डेड क्लास? रिकॉर्डिंग क्लास भी तो देख सकते हो ना आप उनकी। यस सर। तो वो रिकॉर्डेड क्लास देख लेना आप। ठीक है, हमारे थोड़े से बच्चे हैं, ओके। अब थोड़े से बच्चों के साथ अगर आप भी नहीं आओगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। कितने बच्चे हैं हमारे पास टोटल इस समय? 6 बच्चे यूट्यूब के ऊपर हैं, 3 बच्चे हमारे पास इस पे मीट पर हैं, तो टोटल हमारे पास 9 स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग द क्लास। 9 स्टूडेंट्स, पर्सनल क्लास, है ना, टू वे कम्युनिकेशन के साथ। ओके, लेट्स टॉक अबाउट ऑटो आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब समझ में आ गया। ऑटो का मतलब है सेल्फ। तो ऑटो आयोनाइजेशन इज द रिएक्शन इन विच द सेम सब्सटेंस बिकम्स द एसिड एज वेल एज बेस। मतलब कि वो अपने आप ही आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, a reaction in which a substance forms ions by itself is termed auto ionization. ठीक है, अब यहां पर देयर इज पॉसिबिलिटी कि एक सिंगल स्पीशी ब्रेक कर जाए आयंस बनाने के लिए, या फिर दो मॉलिक्यूल ऑफ द सेम स्पीशी, वन एक्ट्स एज अ बेस, वन एक्ट्स एज एन एसिड, वन एक्सेप्ट एज अ इलेक्ट्रॉन पेयर, एक्सेप्टर बन जाता है, एक डोनर बन जाता है, एंड दे डिसोशिएट टू फॉर्म एज द आयंस। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल N2O4, N2O4 in the solid state behaves as सर NO। हाँ बोलो। सर पीरियोडिक टेबल का वन शॉट देखना पड़ेगा क्या? पीरियोडिक जब टेबल का भी क्या स्टार्ट देखना नहीं पड़ेगा? होता है, वन शॉट लेक्चर बेसिक आइडिया के लिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी करवा दूंगा। अभी क्यों कर रहे हो? अभी तो आयनिक इक्विलिब्रियम की हम ओके बात कर सर। रहे हैं। सर बेसिक्स है ना ये तीनों चैप्टर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। अनन्या, इक्विलिब्रियम के लिए हमें इनकी जरूरत नहीं है। ओके, रेडॉक्स के लिए हमें इनकी जरूरत नहीं है। इनकी जरूरत हमें पड़ती है व्हेन वी टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यस बॉन्डिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमें ऑर्गेनिक के लिए भी पीरियोडिक टेबल की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और जितनी जरूरत पड़ती है ओके उतना सर। आपको आता होगा, डोंट वरी। ठीक है, अगर टाइम सर मिलता है, मार्क्स अगर मार्क्स टाइम अच्छा मिलता नहीं है आ तो। रहा है ना? हम्म, सर मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा, सबका अच्छा आ रहा, मेरा मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा है। अनन्या देखो, इनिशियली तो ये गड़बड़ होगी ही ना। जो चैप्टर आपने पहले नहीं किए उनमें प्रॉब्लम तो आएगी। अब अगर मान लीजिए पीरियोडिक टेबल का ही टेस्ट है और पीरियोडिक टेबल आपने नहीं किया तो मार्क्स कैसे आएंगे? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि पीरियोडिक टेबल अगर नहीं किया तो किसी और चैप्टर के अंदर उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट पीरियोडिक टेबल में तो आएगी ना। ठीक है, और अनन्या आपके मार्क्स इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप जब पेपर देने बैठते हो ना, आप रैपिडली करने की कोशिश करते हो, आप पेपर के क्वेश्चंस ध्यान से नहीं पढ़ते, आप अंदर से टेंस हो जाते हो, आप हर समय अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हो। डोंट डू दैट। यू आर अनन्या, ओके, आई एम अनूप। डू नॉट कंसिडर दैट व्हाट अनूप कैन डू अनन्या हैज टू डू। भाई अनन्या क्या कर सकती है वो अनूप नहीं कर सकता। तो ये प्रॉब्लम आती है, ये चीज आती है, तो इसलिए जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, आपको जैसे वो आप असाइनमेंट ये क्वेश्चंस करते हो, तो वो चैप्टर करने के बाद आप उस चैप्टर के मार्क्स क्यों नहीं आते? दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, इजंट इट? फोकस ऑन द चैप्टर विच इज यस गोइंग सर। ऑन। फोकस ऑन द चैप्टर विच इज गोइंग ऑन। पीछे का आगे का सोच के परेशान मत हो। ठीक है, मैं आपको केमिस्ट्री की ओके। जहां तक बात है, केमिस्ट्री के अंदर आपको सारे चैप्टर्स करवाऊंगा, सारे के सारे। अब अगर आपने कहीं पे कोई पेड कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो बात अलग है, भैया आपने उसके पैसे दिए हैं, आपको उसका पूरा बेनिफिट लेना चाहिए। यू मस्ट टेक द एंटायर बेनिफिट ऑफ दैट, बट इफ यू हैव नॉट ज्वाइन एनी पेड कोर्स देन इन दैट केस फिर मेरे साथ ज्वाइन रहो। इज दिस क्लियर? ओके सर। ठीक है, और टेंशन मत लो, जो चैप्टर होता चला जा रहा है उस चैप्टर को करते चले जाओ। आप टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हो ना? नो सर। बस टाइम वेस्ट मत करो, टाइम खराब मत करो। ठीक है? सर बाकी सब लेकिन कुछ नहीं। पढ़ने के बाद भी मार्क्स नहीं आ रहे इसलिए। बेटा आप पढ़ नहीं रहे हो ठीक से, आप चार चीजें एक साथ कर रहे हो तो वो एक चीज नहीं हो पा रही है।
समझे? अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे, देखो मैंने अब आपको एक चैप्टर कंप्लीट करवाया, मैंने आपको उसका टेस्ट दिया, आपने वो चैप्टर ढंग से नहीं किया, आपके टेस्ट अच्छे मार्क्स नहीं आए ना अनन्या? मेरे पास तो आपका पूरा रिकॉर्ड है। क्लियर? तो यस सर। जो भी कर रहे हो ना वो अच्छी तरह से करो, ठीक है? और जैसे 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 ही आपकी कोई एक चीज ढंग से होगी ना, आपको दूसरी चीज इजी लगने लगेगी, क्योंकि फिर लिंक्ड होते शुरू हो जाती है। अगर एक भी चीज तुम ढंग से, चार चीजें 4 घंटे में करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि एक चीज को 4 घंटे चाहिए, तो 4 घंटे में चार चीजें करोगे तो चारों ही नहीं होंगी। सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, 4 करने सब्जेक्ट है को तो। कह कौन रहा है टाइम मैनेजमेंट अनन्या? मैं तो आपको यहां पे बैठा के पढ़ा रहा हूं। क्यों कर रहे हो टाइम मैनेज? क्लास अटेंड करो, क्वेश्चंस करो, क्लास अटेंड करो, क्वेश्चंस करो, टाइम अपने आप मैनेज होगा। ठीक है? यस सर। ओके। केमिस्ट्री मुझ पे छोड़ दो, बाकी देख लो। ओके, चलिए। तो ये हमारे पास ऑटो आयोनाइजेशन का एक एग्जांपल, NO प्लस एंड NO3 माइनस। ठीक है, N2O5, ये NO2 प्लस NO3 माइनस में डिसोशिएट हो जाता है। डिसोशिएट नहीं, इसे वर्ड हमें बोलना चाहिए आयोनाइज हो जाता है, क्योंकि ये कोवेलेंट स्पीशी है और उस कोवेलेंट स्पीशी में से हमें आयंस मिल रहे हैं, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज आयोनाइजेशन, एंड दैट्स व्हाई द वर्ड इज ऑटो आयोनाइजेशन। अमोनिया, अब यहां पे हमारे पास दो मॉलिक्यूल अमोनिया के, किसी ने मुझसे पूछा था कि सर अमोनिया के NH2 माइनस नहीं देता? देता है, लेकिन पानी में नहीं देता। ये डिसोसिएशन पानी में नहीं होगा, ये आयोनाइजेशन पानी में नहीं होगा, क्योंकि NH2 माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू OH माइनस। तो NH2 माइनस वाटर की प्रेजेंस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, और इसी तरीके से हम वाटर की बात कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, ये सारे के सारे रिएक्शंस की अगर हम बात करें ना, ऑल दीज रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड देयरफॉर दे आर नॉट फेवरेबल और स्पॉन्टेनियस। क्लियर? इज इट क्लियर? सो दीज आर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत थोड़े होते हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर वी आर गोइंग टू डू टुमारो मॉर्निंग 10 o'clock. टिल देन, बाय बाय, गुड डे। और हंसिका, आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उस वेबसाइट को, यू हैव नॉट ज्वाइंड द वेबसाइट टिल नाउ, तो जल्दी से वो वेबसाइट ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप आगे के और पीछे के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो अटेम्प्ट कर सकें। देखो, मेरा टारगेट बहुत सीधा सीधा है, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हैं, दे हैव टू गेट 180 ऑन 180 इन केमिस्ट्री विदाउट सैक्रिफाइसिंग अदर सब्जेक्ट्स। प्लीज, मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं 24 घंटे तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, वो लॉजिक नहीं है। केमिस्ट्री जितना पढ़ना है पढ़ना। देखो, आपके पास 12 घंटे पढ़ने के लिए हैं, 12 घंटे में से आपको 4 घंटे केमिस्ट्री को देने हैं, 4 घंटे केमिस्ट्री, 4 घंटे फिजिक्स, 4 घंटे बायोलॉजी, बायोलॉजी को थोड़ा सा ज्यादा भी दे सकते हो। तो आपके पास 12 घंटे पढ़ने के हैं, मैं 4 घंटे से ज्यादा आपको केमिस्ट्री में टॉर्चर नहीं करूंगा। इज दिस क्लियर? और हंसिका, ज्वाइन करने के बाद हमने कुछ टेस्ट के अंदर मैं आपको एनरोल कर दूंगा, उस टेस्ट के अंदर टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, चलिए, मिलते हैं आपसे मॉर्निंग 10 o'clock। मैं अभी अभी क्लास लगा देता हूं, क्लास का लिंक आपको भेज देता हूं, जिससे कि आप कल की क्लास के लिए रेडी हो सके, रजिस्टर कर सकें, और इमीडिएटली जैसी क्लास बनती है उसे लाइक जरूर कर देना, जिससे मुझे पता चल जाए इतने लोग आने वाले हैं क्लास में। ओके, अपने ईमेल आईडीज मेरे पास आप भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, चाहे जैसे मर्जी भेज दीजिए, जिससे कि मैं आपको डायरेक्टली क्लास में लिंक कर सकूं, फिर आपको एंट्री करने के लिए एंट्री पॉइंट नहीं बनाना पड़ेगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं। ओके, Thank एंड you, वी थैंक यू sir. सर। एंड वी आर गोइंग टू हैव 4 hours ऑफ केमिस्ट्री क्लास एवरी डे। और रात को सोने के लिए आपको पॉडकास्ट मिल जाएगा, कान में हेडफोन लगा के सो जाना।